इसी जो मंत्री केंद्रीय मंत्री आए हैं उनके बगल में दिलीप जायसवाल बैठे हुए थे, एमएलसी हैं। और किशनगंज में लगभग 60% मुसलमान जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि जीता है और उसी के वोट से जीतते हैं। और बतलाएं दिलीप जायसवाल खुद कि वहां पर कितना बांग्लादेशी है। और केंद्र में 9 साल से भाजपाइयों की सरकार है। 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, 62 इंच के कलाई वाले 62 इंच के सीना वाले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और 102 इंच के तोंद वाले गृह मंत्री हैं। तो उन लोग को नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेशी है, कि आसामी है, कि नेपाली है, कि भूटानी है? नहीं दिखता है उन लोग को। अब बगल में जो दिलीप जायसवाल बैठे हुए हैं उनको नहीं दिख रहा, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। आखिर वो ऐसा बयान क्यों देता है? इसलिए बोल रहे हैं कि लोग किशनगंज का पूछ रहा है कि एमयू किशनगंज क्यों नहीं बना। लोग पूछ रहा है कि अभी तक जो वहां पर नेपाल से बाढ़ की समस्या है, जो हाई एंड डैम बनना था, वाजपेयी जी समझौता किए तो अभी तक क्यों नहीं बना। सबसे ज्यादा सीमांचल में पलायन है, इस पर रोकथाम पे भाजपा सरकार क्या कर रही है। लोग पूछ रहा है कि रोजगार देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कल कारखाने क्यों नहीं खुले, फैक्ट्री क्यों नहीं खुली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों नहीं खुली। उसी किशनगंज से शहनवाज हुसैन को लोगों ने जिताया था, तो बांग्लादेशी है क्या शहनवाज हुसैन? और दिलीप जायसवाल कहाँ के हैं, भूटान से आए हैं क्या? उनको बगल में बोलना ना चाहिए। इतना भी भाजपा का तलवा नहीं लगाए। वही किशनगंज की मुकद्दस सरजमी, वही अररिया और वही सीमांचल की सरजमी, पूर्णिया की सरजमी दिलीप जायसवाल साहब को एमएलसी बनाई और इज्जत दी। लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। मैं वहां के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं, देख लीजिए इनका चाल और चरित्र क्या है। वोट लेने वक्त आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं और सलाम इतना करते हैं कि लगता है कि बस कलमा पढ़ना बाकी है, और वोट लेने वक्त पैर भी छूते हैं आपका। और देख लीजिए क्या है। और वहां पे मेडिकल कॉलेज है तो उनका रजिस्टर में पता कर लीजिए कि मेडिकल कॉलेज के रजिस्टर में तो आधार नंबर भी लिखा था, तो आधार भारत सरकार देता है, बांग्लादेश और नेपाल नहीं देता है। और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? सब झालमुड़ी बेच रहे हैं क्या? बंगाल में झालमुड़ी बहुत चलता है, तो झालमुड़ी बेच रहे हैं कि अभी मालदा आम में आम बेच रहे हैं क्या? कि कर्नाटका में जाकर चुनाव प्रचार में बिजी थे गृह मंत्री, तो मणिपुर नहीं दिखता है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। इनको उत्तरकाशी में नहीं दिख रहा है, वहां पर जबरदस्ती तनाव कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी। वाजपेयी जी भी यही कैप्सूल पढ़ते थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी यही कैप्सूल पढ़ते थे। अब इनका जो चट्टा बट्टा है वही सब यही कैप्सूल पढ़ रहा है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? भाई कारण यही है कि लोग सवाल कर रहे हैं ना भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं बना? दिलीप जायसवाल जी से पूछिए ना क्यों नहीं बना। मानते हैं 50 बार जब मुसलमानों के बीच जाते हैं तो टोपी भी पहनते हैं, जलसा में भी बैठ जाते हैं, मस्जिद के बुनियाद रखने में भी दिलीप जायसवाल साहब बैठे रहते हैं। उनके यहाँ जो पेशेंट आता है वो भी मुसलमान लोग नहीं दिखता है, उस जलसा के स्टेज पे नहीं दिखता है। वहां पर तो बहुत सुरजापुरी, शेरशाहबादी, कुलैया, शेखड़ा, सीमांचल की विकास की बात करते हैं। और जब उनके बगल में केंद्र मंत्री किशनगंज को उल्टा सीधा बोल रहा है, सीमांचल को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो मुंह में दही जम गया था दिलीप जायसवाल साहब का। हाँ नहीं दिखता। उसी मिट्टी का खाते हैं तो कम से कम गाइए भी तो उसी मिट्टी का। उसी मिट्टी ने आपको इज्जत दिलाई, एमएलसी बनाई, उसी मिट्टी ने आपको पहचान दी। खगड़िया से आप आए थे, उसी सीमांचल में आए थे खगड़िया से। उस वक्त आपके क्या माली स्थिति थी लोग नहीं जानता है क्या? आपकी वित्तीय स्थिति क्या थी? आज जो आप अपना बड़ा कॉलेज है वो वही सीमांचल और वही किशनगंज की देन है। वही मरीज आते हैं तो आज उसके बाद आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन मिला वहां के मरीज के चलते। आप क्या दिखाना चाहते हैं? और नीतीश सरकार से, जब नीतीश सरकार के साथ थे तो नीतीश जी बांग्लादेशी को घुसा रहे थे और रक्षा मंत्री बांग्लादेशी को घुसा रहे थे। अभी तो कल परसों शेख हसीना भेजी आम मोदी जी को, तो बांग्लादेश का आम नहीं था, लीची हो गया था इंडिया में आके। दिलीप जायसवाल जी के बगल में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो ये बयान दिया है, इनसे आप कहां तक संतुष्ट हैं? मतलब अफसोस होता है कि दिलीप जायसवाल साहब उसी मिट्टी का खाते हैं और उसका गाना भी नहीं जानते हैं, तो अफसोस होता है। इससे पता चलता है कि सीमांचल से उनकी कितनी दूरियां हैं। आखिर खगड़िया से आके सीमांचल में किशनगंज में इज्जत दिया। खगड़िया में तो एमएलसी नहीं बने थे, खगड़िया में तो कॉलेज के डायरेक्टर नहीं बने थे। इसी किशनगंज की मिट्टी, इसी सीमांचल की सरजमी ने उनको इज्जत दी। अरे उस मिट्टी का तो वफादार बनिए। आपको जो इज्जत मिली, जो अमित शाह आपके यहाँ आए वही किशनगंज में आए, खगड़िया वाले आपके झोपड़ी में नहीं गए। और अमित शाह साहब आए या दूसरा लोग आता है जो शहनवाज हुसैन साहब को काहे बुलाते हैं? हाँ इतना दिक्कत। और प्रधानमंत्री को बोलिए कि बांग्लादेश नहीं जाए। आप इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो मिट्टी का खाइए उस मिट्टी का गाइए भी। मानते हैं कि मानते हैं कि वहां पे पत्रकार जो थे उनको भी सवाल करना था। जो वहां पे पत्रकार थे कि दिलीप जायसवाल साहब को जो इज्जत मिली उसी किशनगंज से मिली, उसी किशनगंज से लोकसभा लड़े। और ये इंशाल्लाह आने वाली आखिरी बार तक जब तक रहिएगा तभी लोकसभा नहीं जीतिएगा। इसी दोहरा नीति से, इसी दोहरा चरित्र के चलते किशनगंज की आवाम ने आपको लोकसभा नहीं जिताया।
इसी दोगली नीति के चलते किशनगंज की आवाम ने आपको नहीं लोकसभा भेजा, क्योंकि आप जिसका खाते हैं उसका गाते भी नहीं है। वहां पे कृषि मंत्री बैठे हुए थे, गृह राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री बैठे थे, आपको इतना शर्म नहीं आया कि किशनगंज के बारे में बोल रहे हैं, आपके बीएसएफ के बारे में बोल रहे हैं, आपके एसएसबी के बारे में बोल रहे हैं, डीएम से सुबह शाम आप मिलते हैं, एसपी से सुबह शाम आप मिलते हैं, मंत्री लोग स्टेट सरकार का जाता है, राज्यपाल बिहार के जो सिक्किम में थे वो आपके घर में जाता है, उनको नहीं बतला सकते? कौन बांग्लादेशी है? चलेंगे मेरे साथ दिलीप जायसवाल? केंद्र मंत्री तो चलिए अनपढ़ है, प्रधानमंत्री के रास्ते में है, तो दिलीप जायसवाल साहब को नहीं दिखा क्या कि उसी मिट्टी से उसी वही केंद्र मंत्री, आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर सब उनके कॉलेज में आता है, तो नहीं बोल रहे? कौन बांग्लादेशी था? नाम बताएं कि जो बांग्लादेशी बहुत अच्छा है। बांग्लादेशी कोई जीजा और मौसा है क्या जो बहुत याद आता है भाजपाइयों को? हाँ, अभी मोदी जी जाते हैं बांग्लादेश, वहां पर जाकर बांग्लादेश में पूरा वहां पर जाकर शेख हसीना से पूरा मीटिंग होती है, बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अपमान है, इस सीमा सुरक्षा बल का अपमान है, कि देश के गृह मंत्री का अपमान है, देश के रक्षा मंत्री का अपमान है। भाजपा अपने सरकार का, अपने मंत्रियों का अपमान कर रही है। अब मुझे उससे ज्यादा अफसोस आ रहा है कि दिलीप जायसवाल साहब, उसी मिट्टी ने इज्जत दी, उनको पहचान दी। कल तक उनको 1992 और 95 में अपनी स्थिति देख ले वो क्या थे। भाई ये तो देश की जनता तय करेगी पीएम बनेंगे कि ना बनेंगे। मेरा कहना है कि नीतीश जी कितना दिन इस गठबंधन में रहेंगे, इसी पे सवाल बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है कि बिहार वो ठीक से चला पा रहे हैं? नहीं, नीतीश जी में एक सलाहियत थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, नीतीश जी स्ट्रिक्ट थे, लालू जी से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर संभालते, लेकिन फिर से जब से तेजस्वी यादव आ गए हैं, फिर से लॉ एंड ऑर्डर, डकैती, लूट आम हो गया बिहार में। और आज खुद सीएम के सुरक्षा में आज सेंध पड़ा है, आज खुद हुआ है, पुल गिर रहा है, अफसर पर कार्रवाई नहीं होता, चुप हो जाते हैं। और उस अफसर पे पड़ते हैं अमृत साहब, जो इतना दिन से इनके जो नवरत्न में पड़ते हैं अमृत साहब है। हम तो उनसे अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या उसको ब्लैकलिस्टेड करे और बिहार में दूसरा कोई काम नहीं दे। ये पड़ते अमृत साहब से मेरा अनुरोध। आप बीजेपी पे इतना हमला कर रहे हैं, कहा जाता है कि एमआईएम बीजेपी के इशारे पे चलती है। हम 1958 में पैदा हुए, बीजेपी 1984 में पैदा हुई, तो मेरे इशारा पे कैसे चल दे? हम बीजेपी के इशारे पे कैसे चल देंगे? बीजेपी कल पैदा हुई, हम 1958 में पैदा हुए थे। मेरी पार्टी 2 मार्च 1958 को बनी थी, अब बीजेपी 1984 में बनी थी, तो कैसे इशारा पे चल देंगे? अब यूपीए 1 यूपीए 2 में हम जो सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, हम क्या थे तब किसके इशारा पे चल रहे थे? और 17 साल नीतीश जी जो बीजेपी के पलना में दूध पिए बड़ा हुए, वो किसके इशारा पे चल रहे थे? लालू जी 1990 में 33 एमएलए भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे, वो किसके चीफ मिनिस्टर बने थे, वो किसके इशारा पे चल रहे थे? इस बार 24 में पीएम कौन होंगे? फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर भाई नीतीश कुमार? भाई नीतीश जी बनेंगे ये नहीं जानते, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे ये इतना 140 करोड़ जनता में कोई बन सकता है जो पीएम के उम्मीदवार रहेंगे। मेरे नजर में तो मैं चाहता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन जाए, उनसे लायक, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा बेबाक, उनसे ज्यादा बुलंद, उनसे ज्यादा डिग्री वाला, खूबसूरत, स्मार्ट, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू हर मामले में देश की वकालत करने वाला, तालीम में, शिक्षा में कोई नहीं। हम तो चाहते हैं बैरिस्टर साहब बन जाए। तो क्या इस बार लग रहा है कि 2024 में नहीं, भाई हम लोग ने, हमारा स्टैंड क्लियर है, हम पीएम और सीएम बनने के लिए नहीं है एमआईएम, इसलिए हम इस रेसी में नहीं है। लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरी तमन्ना है, लगे कि मेरा नेता जो 10 मिनट पार्लियामेंट में, 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलता है तो लोग सुनने के बेबाक रहता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय का लोग बोलता है, इससे बड़ा बेबाक लीडर हिंदुस्तान ने नहीं दिया। आखिरी एक सवाल, क्या 2024 में अगर ओवैसी साहब पीएम बनते हैं तो क्या देश को चला लेंगे? ओवैसी साहब से अच्छा कोई नहीं चला पाएगा। जाकर तेलंगाना मॉडल देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, दारुसलाम देख लीजिए, माथा पे टीका हो, सिर पे तिलक हो, टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, और जो किसी धर्म को माने या नहीं माने उसका भी दारुसलाम में इस्तकबाल है। यही हमारी पहचान है, इसीलिए हम आज तक कामयाब हुए। 1984 से ले आज तक कोई नहीं हरा पाया, यही हमारी पहचान। जाकर अकबर साहब के खिदमत देखिए, 18,000 से ऊपर बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, जाके ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल, ओवैसी कोचिंग, ये सब एक मॉडल है, एक देश के सामने एक चीज है। मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखाती है, मीडिया ये भी तो दिखाए कि हिंदुस्तान में कोई माई कलाल, कोई एमएलए से 18,000 बच्चे को फ्री में पढ़ा दे, ये बतला दे कि 10 रुपए में हॉस्पिटल में किसी का इलाज हो जाए, कोई बतला दे कोचिंग करा दे अपने जाति खर्च से, कोई बतला दे कि लाखों रुपया कोरोना में कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपया अकबर ओवैसी साहब ने अपने निजी अपने उससे खर्च किया, कोरोना में तकसीम किया, लोगों को अनाज बांटा। बतला दे कोई एमएलए दूसरा। एमआईएम का हर कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, बैरिस्टर साहब खुद फ्रंट लाइन वर्कर बने हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवा पहुंचा रहे थे। ऐसा कोई बेबाक की आदत बतला दीजिए हिंदुस्तान में। सब कहां थे? नीतीश जी कहां थे? तेजस्वी यादव तो अदृश्य थे, नीतीश जी तो घर से निकले ही नहीं थे 3-4 महीना।
तो क्या लगता है सर कि AIMIM 2025 में 245 सीट पर चुनाव तो लड़ेगी? इसका फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब। आपका क्या कहना है? मतलब अगर चुनाव लड़ती है तो बेशक मेरी पार्टी 38 जिला में है, 40 लोकसभा में है, 243 विधानसभा। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है बिहार में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल साहब, अकबर साहब का जानने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, उनका वोटर नहीं है। हर लोग की तमन्ना रहती है। पिछले बार हम लोग सिर्फ 18 सीट पे लड़े थे, लेकिन 243 सीट से हमारे पास एप्लीकेशन आया था कि आप चुनाव लड़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में जो अख्तर उल साहब ने जो विधानसभा में जो किरदार दिखाया, उर्दू टीटी का मामला अख्तर उल साहब, मदरसा अजीजिया जल गया अख्तर उल साहब, सीमांचल की बाढ़ की समस्या अख्तर उल साहब, AMU किशनगंज अख्तर उल साहब, एम्स सीमांचल को मिले अख्तर उल साहब, SSB अगर किसी को मार दिया अख्तर उल साहब। हर मुद्दे पर अख्तर उल साहब बोले, और देश में पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखा, अकबर साहब की खिदमत देखा, तो लोग जान रहे कि AAA की जोड़ी एक शानदार काम कर रही है। बेशक इनको मौका देगी आगे, अल्लाह ने चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।